माइसेल्फ ठाकुर देवी सिंह फ्रॉम स्पेसेस आर्किटेक्ट्स। आज आपको मैं जो वीडियो दिखाने लगा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप घर बनाने वाले हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या आप किसी भी फील्ड से हैं जिसको कंस्ट्रक्शन में कोई इंटरेस्ट है। तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे बताना कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो अब जैसे हम ये 102 टिपिकली इस ड्राइंग में बीम चेक करने लगे हैं, तो 102 की डिटेल आपको दिखा देते हैं। ये देखो 3 सरिये ऊपर ए सेक्शन में और बी सेक्शन में 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में 2 एक्स्ट्रा बार्स हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो हमने 25 के 3 नीचे डले हुए हैं, वो देखो, और 25 के 3 ऊपर हैं, और पूरी बीम के 1/3 जो भी बीम की टोटल लेंथ है उसका तीसरा हिस्सा एक्स्ट्रा बार डले हुए हैं। तो आपको एक्स्ट्रा बार दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाली स्लैब, ये वाले सरिये के नीचे 2 एक्स्ट्रा बार्स आ गई हैं। तो जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स दी हों ये अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फोर्सेस उस हिसाब से कैलकुलेट हुई होती हैं कि एक्स्ट्रा बार्स वहाँ पे ज़रूर है, और वो स्लैब की और बड़े स्पैन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इसके साथ साथ स्लैब में और क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जो साइड वाली टक्करें हैं, वो जैसे ये वाली टक्कर है, अब ये स्लैब डल गई, अमूमन 90% जगह हमें ये प्रॉब्लम आती है, लोग यहाँ फट्टे लगा देते हैं। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी जब कंक्रीटिंग होगी तो वो फट्टा भाग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे लेवल का काम हुआ है, अच्छी वर्कमैनशिप फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे ये देखो लोहे की सारी प्लेट्स लगी हुई हैं और साइडों पे कई जगह प्लाई की भी लगी हुई हैं। वैसे अगर बीम्स के लिए प्लाई यूज़ की जाए तो कंक्रीटिंग और सुंदर और अच्छी आती है, बट स्टील प्लेट्स में भी इतनी बुरी नहीं आती है। तो आप ये देख सकते हैं जब यहाँ कंक्रीटिंग होगी तो बिल्कुल साफ़ कंक्रीट आएगा। यहाँ पे हमने कवर्स दिए हुए हैं, तो आजकल ये प्लास्टिक के कवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये देखो, ये कवर्स लगे हुए हैं। तो जो भी ड्राइंग में कवर्स रिकमेंडेड हो इसी तरीके, वो देखो बीम के नीचे भी कवर लगा हुआ है। तो ये कवर देने का भी टेक्निकल रीज़न होता है कि इतनी स्पेसिंग, जब स्लैब नहीं तो जब कास्ट हो जाएगी वो सरिया नीचे दिखेगा, जब वो नंगा दिखेगा तो उसको जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा और वो ख़राब होने के चांसेस कई जगह पे आपको देखने को मिलता होगा। जब वो अंदर से सरिया गलना शुरू हो जाता है तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ऐसे प्रॉपर कॉन्क्रीट कवर दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज़ करो आप ये वाले कवर नहीं यूज़ करना चाहते, तो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका है, जो पहले कोटा स्टोन आता था उसके जो वेस्टेज होती थी, छोटे पीसेस होते थे, वो यूज़ होते थे। आज भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो वाले जो कोटे के जो कवर्स हैं वो भी बिल्कुल अच्छे रिकमेंडेशन है, बिकॉज कन्वेंशनल तरीका है, इजी चीज़ है। और कहीं ना कहीं अगर कंक्रीट के बने वो जब हैवी बीम्स आते हैं वो टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब हमने कटआउट दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने कटआउट दिया हुआ है, तो आई मस्ट अप्रिशिएट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कि उन्होंने काम और वर्कमैनशिप बहुत अच्छी फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ हमारे सारी तरफ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लाई की शटरिंग लग गई है। और इससे ये बेनिफिट है कि जनरली अगर ईंटों की रोक लगाई होती, फट्टों की रोक लगाई होती, तो वो कंक्रीट अपना कॉम्पैक्ट ना हो पाता, वाइब्रेटर प्रॉपर ना चल पाता। क्योंकि जैसे चीनी का डब्बा जब हम हिला के करते हैं तो चीनी ज़्यादा डल जाती है, वैसे ही जब हम वाइब्रेटर प्रॉपर चलाते हैं तो कंक्रीट थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, उससे कॉम्पैक्ट हो जाता है, उससे पोर्स नहीं आते कंक्रीट में और कभी भी लीकेज के चांसेस नहीं रहते। और एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पे हमने सारी प्लाई की शटरिंग लगा दी है। इससे एक और बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट ये है कि जब कोई साथ वाले नेबर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि जब लोहे की प्लेट होगी और जब वो प्लेट उतरेगी तो उससे कहीं ना कहीं साथ वाली स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग या साथ वाले पड़ोसी के घर वो प्लेट गिरने का चांस होता है, या कोई कंक्रीट हल्का सा लीक कर सकता है, वो गिरने का चांस होता है। तो आप देखिए सारी प्लाई की शटरिंग है, इसमें से ज़ीरो लीकेज का चांस है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी साथ वाले को।
तो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि ब्रिक का टक्कर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो पर्टिकुलरली आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये ईंट की रोक लगी हुई है यहाँ, तो ऐसी ईंट की रोक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यहाँ तो अगर राउंड कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है, तो उसी की स्टील की शटरिंग लग जाए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो अगेन जैसे साइड पे प्लाई की शटरिंग लगी है तो वहाँ पे प्लाई की शटरिंग लग जाए, ताकि कंक्रीट और अच्छी क्वालिटी का आ सके। यहाँ पे भी, इस साइड पे भी हमने इनको रिकमेंड कर दिया है कि यहाँ प्लाई की शटरिंग लगाएं, क्योंकि दैट इज़ ऑलवेज बेटर तरीका टू डू कंक्रीटिंग। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कि कंक्रीटिंग जब स्लैब में करानी है, स्लैब कास्ट करनी है, लेंटर वाले उससे एक दिन पहले हमें क्या चीज़ें जाके चेक करनी है। तो अगर इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट हम मिस कर गए हों, तो ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ वो कमेंट करना या मेरे को मैसेज करना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट उस चीज़ पे भी मैं आपको आंसर करूँ। तो हम बात कर रहे थे रिंग्स की भी, जैसे बीम्स में हम एक्स्ट्रा सपोर्ट डालते हैं, एट द सेम टाइम जैसे रिंग्स क्या होते हैं, जो रिंग की फॉर्म में होते हैं, जो हम बीम को टाई करने के लिए लगाते हैं। तो अगर आप हमारी ड्राइंग्स देखेंगे तो अभी मैं 102 नंबर बीम पे खड़ा हूँ, जिसकी मैं आपको साथ PDF भी दिखा रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो रिंग्स टाइप ए साथ ही हमने 102 के साथ लिखा हुआ है 4 इंची सेंटर टू सेंटर। तो आप देखें 1/3 तक ये 4 इंचेस है, और सेंटर में आके रिंग टाइप बी हो जाता है, जहाँ पे डिस्टेंस 6 इंची है। तो आपको, क्योंकि वीडियो में इतना क्लियर नहीं होगा, तो मैं अपना हाथ रख के थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो राउंड 6 इंचेस डिस्टेंस है, और जब हम 4 इंची के पास आते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाता है। ये देखो, तो 2 इंची का मिनिमम सा डिस्टेंस है, बट जो टेक्निकल ड्राइंग्स आई हैं उसको भी फॉलो करना। कई बार क्या होता है, रिंग्स ही पूरे बराबर डाल देते हैं, तो उसका भी नुकसान है। ऐसा नहीं करना चाहिए जो ड्राइंग्स में आया हुआ है। जैसे इस ड्राइंग में अगर पर्टिकुलरली बात करूं, तो कॉलम्स के पास जो रिंग्स टाइप ए है, जो 1/3 ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बीम होना चाहिए, जो 4 इंची है वही होना चाहिए, और जो सेंटर बैलेंस रह जाए वो 6 इंची होना चाहिए। इसी तरीके से तो कई बार हमने ड्राइंग्स में लिखा होता है लीव सरिया फॉर झालर। लीव सरिया फॉर झालर मतलब ये सरिया जैसे हमने साइड पे छोड़ दिया है, नीचे इसके झालर जो हम कास्ट करेंगे वो उस हिसाब से कास्ट हो जाएगी। जो कोई एलिवेशन एलिमेंट है या फॉल सीलिंग हो रही है तो उसके आके वर्टिकल उससे सपोर्ट हो जाएगी, ताकि उसको पानी या कोई भी चीज़ ख़राब ना कर सके। इसी तरीके से अगर हम झालर भूल जाते हैं तो हमें फिर वो बाद में उसको लेंटर को तोड़ के नहीं डालना चाहिए, उसको रीवायरिंग करके डालना चाहिए। वो भी मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे रीवायरिंग करनी चाहिए। बट रीवायरिंग से कॉस्ट ऐड हो जाती है, इसलिए कोशिश करें कि स्लैब में ऐसी कोई हम गलती ना करके जाएं कि हमें बाद में वो रीवायरिंग करानी चाहिए। कोई भी कंक्रीट अगर कास्ट हो जाता है और उसके बाद उसमें सरिया डालना चाहिए, तो सरिया तोड़ना या कोई भी ऐसी ड्रिल नहीं मारनी चाहिए। उसका प्रॉपर रीवायरिंग का सिस्टम होता है, वही फॉलो करना चाहिए। वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा आपको एक वीडियो में कि रीवायरिंग क्या होती है और कैसे करनी चाहिए। तो हमें जब भी स्लैब कास्ट करनी है उससे पहले ये प्लेट की ऑयलिंग कर देनी चाहिए। कहते हैं ना, जब अच्छा काम लेना तो पहले बंदे की मालिश कर देनी चाहिए। तो ये हम प्लेट्स की मालिश कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं। इसी तरीके जब स्लैब कास्ट होने लगे तो जो फर्दर ऊपर कॉलम जाने हैं इनकी भी अलाइनमेंट वगैरह चेक हो जानी चाहिए, बिकॉज जब कंक्रीट कास्ट हो जाएगी तो फिर ये हिल नहीं पाएंगे, ताकि ऊपर वाले बिल्डिंग्स जो खड़ी हो रही हैं, जो उसके कॉलम्स खड़े हो रहे हैं, वो डिसअलाइंड ना हो, जिसको हम देसी भाषा में गुनिया कह देते हैं। इनके भी गुनिया चेक हो जाने चाहिए ताकि ऊपर जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो होपफुली आपके लिए ये सारी वीडियोस बहुत काम की रहेंगी। अगर पर्टिकुलरली मैं अपने पढ़ने वाले टाइम की बात करूं तो ये चीज़ें हमें बुक्स में पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता था। उसमें पढ़ते थे, फिर उसको कास्ट होते देखते थे, तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, और मुझे ऐसा लगता है उससे
इतनी फास्ट लर्निंग नहीं हो सकती। ये वीडियोस अगर आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है आर्किटेक्चर का या सिविल वालों का, तो अगर आप ये वाली वीडियोस देख लेंगे आई थिंक आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि टेक्निकल थ्योरेटिकल बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम वो चीज़ें दिखा रहा हूँ कि वो प्रैक्टिकली कैसे होती हैं। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो उतनी ही काम आए जितनी मैं सोच के ये बना रहा हूँ। थैंक यू, गुड डे।